पार्ट 1 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ट्राइएक्सियल टेस्ट पढ़ लिया है, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस पढ़ लिया है, प्लस एक वीडियो हम बेसिक की कर चुके हैं जिसके अंदर शेयर स्ट्रेंथ का जो भी टोटल बेसिक होता है मोर सर्कल से लेके मोर थ्योरी तक, वो सब हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्ले डिपॉजिट्स आर मोर पोरस देन सैंड। सेकेंड स्टेटमेंट, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल डिक्रीज द बियरिंग कैपेसिटी। थर्ड स्टेटमेंट, द चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट चेंजेस द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। एंड डी इज नन ऑफ दीज। चलो एक एक पॉइंट को देखते हैं। पहला, क्ले डिपॉजिट्स आर मोर पोरस देन सैंड बेड्स। पूछा गया है कि क्ले और सैंड में से कौन ज़्यादा पोरस है। पोरस को देखने का तरीका, पोरोसिटी क्या होती है, पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम टोटल। तो मतलब जिसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा पोरस होगा। तो चेक करते हैं क्ले है ज़्यादा पोरस या सैंड, मतलब किसके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है। जब आपको ऐसा कुछ समझ में ना आए तो आप एक्सट्रीम में सोचो। मान लो आपके पास एक फ्लास्क है या फिर एक आपके पास कंटेनर है, उसके अंदर आपने क्या किया, उसके अंदर आपने पूरा उसको रॉक से, एक बहुत बड़ा रॉक बिल्कुल इसी शेप का आपने डाल दिया, बिल्कुल जिसने इसको पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। तो आप देख के क्या बता पा रहे हैं, इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितने हैं, 0 फिलहाल के लिए, कि आपने रॉक रखा था, रॉक के अंदर खुद से कुछ वॉइड्स नहीं है, आपने रखा। उसके बाद आपने क्या किया, आपने इसको क्रश किया, तोड़ना स्टार्ट किया। जब आप इसे तोड़ोगे तो अगर आपके पास कंटेनर इतना था तो अब इसके अंदर टूटे हुए पीसीज होंगे इसके अंदर, ठीक है, और ये इसको फिल कर देंगे और कुछ पीसीज जो होंगे आपके पास बाहर रखे रहेंगे। कारण ये है कि इसके अंदर जब ये टूटेंगे तो इसके बीच में आ जाएंगे वॉइड्स। अब उन वॉइड्स की को जो वॉइड्स आ चुके हैं उस जगह पे जो पत्थर था अब वो चला गया बाहर। तो मतलब वॉइड्स आने स्टार्ट किए कब, जब ये पीसीज में टूटना स्टार्ट हुआ, मतलब बड़े से छोटे पार्टिकल बनने स्टार्ट हुए। सिमिलरली जब इसको और छोटे करेंगे तो वॉइड्स और ज़्यादा बढ़ेंगे और ज़्यादा मटेरियल बाहर रहेगा, मतलब वॉइड्स जितने आएंगे मटेरियल उतना बाहर जाएगा। और दूसरा हमें ये पता चला कि जितना ज़्यादा हम इसको छोटे पार्टिकल्स में लेके आएंगे उतने ज़्यादा वॉइड्स आएंगे इसके अंदर। तो सिमिलरली ऐसे हम जाएंगे तो सैंड के पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर वॉइड्स कम होते हैं, और क्ले के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, तो मतलब छोटे होते हैं, इसका मतलब उसके अंदर वॉइड्स और ज़्यादा आएंगे, तो मतलब क्ले ज़्यादा पोरस होगी। इसको सोचने का तरीका एक और है। मान लो इस सैंड का पार्टिकल है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसके अंदर अगर क्ले के पार्टिकल्स इसी एरिया में रखेंगे हम, तो इस तरह से रखेंगे छोटे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जब इसके अंदर हम क्ले के पार्टिकल्स रखेंगे तो वॉइड्स बहुत ज़्यादा रह जाएंगे, मतलब सैंड का पार्टिकल ज़्यादा प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉइड्स कम है, और क्ले के पार्टिकल्स क्योंकि बहुत छोटे हैं तो इसका मतलब वॉइड्स भी उसके अंदर ज़्यादा है। तो पहले स्टेटमेंट के हिसाब से क्ले डिपॉजिट्स आर मोर पोरस, ये बात बिल्कुल सही हो गई। सेकंड स्टेटमेंट, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल डिक्रीजेज द बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, मान लो हम क्ले की बात करें तो Q इज इक्वल टू CnC प्लस QnQ प्लस, ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी है ये QU, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ बी गामा एन गामा, ये नॉर्मल केस है। अब इस केस में जो Q होता है ये होता है गामा DF, और यहाँ पे गामा जो है यहाँ पे भी गामा है। तो मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसका गामा जो होता है कम होता है, अगर जो उसका गामा कम होगा तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी भी कम होगी। तो मतलब दूसरी बात भी सही है, ऑर्गेनिक मैटर का एज अ गामा कम होता है तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी भी कम होगी, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट, चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट चेंज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज की बात की है। एंगल रिपोज क्या होता है कि हमने सॉइल को इस तरह से हमने इसको डाल दिया ज़मीन पे, तो ज़मीन के साथ ये जो एंगल बना रही है ये होगा एंगल ऑफ रिपोज। अगर ये ड्राई है तो इतना बनेगा, अगर ये मॉइस्चर हुआ इसके अंदर तो ऐसा भी हो सकता है कि सीधा हो जाए, मतलब ये एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा बढ़ सकता है। क्या हो रहा है, दोबारा समझो कि सैंड है, मान लो उसको सैंड को हमने ऊपर से गिराया, और जब ये चट्टान सी ऐसे बन जाएगी इसकी, तो ज़मीन से जो एंगल होगा इसको ही हम कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज। अब अगर जी सैंड जो है हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट इसका ज़्यादा होता, गीला होता, तो ये और एंगल इसका बन सकता है। तो मतलब एंगल ऑफ रिपोज जो है मॉइस्चर कंटेंट पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सी स्टेटमेंट भी सही है। पूछा गया था क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल, तो सारी स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर आएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट शेयर टेस्ट के ऊपर। पहली वीडियो के अंदर फर्स्ट पार्ट में हम इसके बारे में कर चुके हैं, अब डायरेक्ट समझते हैं इसको कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट सफर्स फ्रॉम विच ऑफ द डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, पहली चीज़ ड्रेनेज कंडीशन इसके अंदर कंट्रोल नहीं है। हम इसके अंदर क्या करते हैं, इस तरह से लेते हैं और ऊपर से लोड लगाते हैं और इसको शेयर कराने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे सब ओपन होता है तो पानी निकल सकता है, तो ड्रेनेज कंडीशन कैन नॉट बी कंट्रोल, पहली बात बिल्कुल सही है। पोर वाटर प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड, पोर वाटर प्रेशर इसके अंदर
हम मेज़र कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ड्रेन कंडीशन में होता है ये। तो पोर वाटर प्रेशर तो कैसे ही मेज़र करेंगे। पोर वाटर प्रेशर मेज़र करने के लिए सील्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सील्ड नहीं होता, पानी इसके अंदर निकलता रहता है। तो पहला डिसएडवांटेज हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा देखते हैं। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि शेयर स्ट्रेस ऑन द फेलियर प्लेन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। जैसे टेस्ट क्या है, टेस्ट है ये कि जब हम इसको खींच रहे हैं तो यहाँ पे जो ये शेयर प्लेन है इसके अंदर जो शेयर स्ट्रेस है हर जगह पे यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब फेल यहाँ से होना स्टार्ट होगा और सेंटर की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ से फेल होना पहले स्टार्ट करेगा और सेंटर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग है, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। ये डिसएडवांटेज क्यों है? डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि हम जब इसको खींच रहे हैं और जिस टाइम पे फेल हो गया तो हमने मान लिया कि पूरे पे जो शेयर स्ट्रेस थी वो बराबर डेवलप हुई थी और उससे हमने वैल्यू निकाल ली, लेकिन एक्चुअल में तो अलग अलग हुई थी। तो मतलब हमारा जो डेटा से हमारे पास आंसर आया वो सही नहीं आया, तो इसलिए हम इसको मान लेते हैं कि ये डिसएडवांटेज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्राइएक्सियल टेस्ट वेट, ट्राइएक्सियल टेस्ट जो है वो इन चारों में से क्या क्या होता है? तो देखो, ट्राइएक्सियल टेस्ट हमने बताया था कि 2 स्टेज में होता था, पहला और दूसरी स्टेज। पहली स्टेज में अगर पानी निकलने दिया तो कंसोलिडेटेड, नहीं निकलने दिया तो अनकंसोलिडेटेड। सेकंड स्टेज में अगर पानी निकलने दिया तो ड्रेन, नहीं निकलने दिया तो अनड्रेन्ड। तो इसके हिसाब से कंसोलिडेटेड, ड्रेन्ड, कंसोलिडेटेड, अनड्रेन्ड, अनकंसोलिडेटेड, अनड्रेन्ड, ये 3 तरह के टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड सही है, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड सही है, ड्रेन टेस्ट सही है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटिंग है हमारे पास, वो सेचुरेटेड क्ले के ऊपर है। क्ले जो है सेचुरेटेड क्ले के ऊपर है, तो उसकी इनिशियल स्टेबिलिटी हम कौन से टेस्ट से देखेंगे? हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे क्ले क्ले है तो हम इसको निकाल के ले जाएंगे और यहाँ पे ट्राइएक्सियल टेस्ट करेंगे। तो ट्राइएक्सियल का कौन सा टेस्ट करेंगे? अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन, कंसोलिडेटेड अनड्रेन, या फिर कंसोलिडेटेड ड्रेन, इन तीनों में से कौन सा टेस्ट करेंगे? तो टेस्ट इसमें वही करेंगे जो यहाँ की सिचुएशन को फुलफिल करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो क्ले जो होती है उसकी परमेबिलिटी बहुत कम होती है। तो जब लोड लगा ऊपर से, ठीक है, तो जब लोड लगा ऊपर से तो पानी बाहर निकलने ही नहीं पाया, क्योंकि परमेबिलिटी बहुत कम है। तो अनड्रेन्ड था, ठीक है, और अनकंसोलिडेटेड भी था, क्योंकि परमेबिलिटी कम थी तो पानी कहीं निकलने ही नहीं पाया था। तो ना कंसोलिडेट हुआ, मतलब ना पहली स्टेज में पानी निकला ना दूसरी स्टेज में पानी निकला। तो अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। इसको अच्छे से और समझने के लिए आप वीडियो 1 भी देख सकते हो, जिसके अंदर ट्राइएक्सियल टेस्ट और डायरेक्ट शेयर टेस्ट दोनों मैंने बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये इक्वेशन किसकी है? तो सबसे पहले समझो कि सबसे पहला है कूलम। कूलम ने ये इक्वेशन दी एक हाइपोथेसिस से, टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई। इसने बोला, जो कूलम थे इन्होंने बोला कि नॉर्मल स्ट्रेस पे नॉर्मल स्ट्रेस पे डिपेंड करती है हमारी जो शेयर स्ट्रेंथ होती है। तो शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कोहेजन प्लस सिग्मा एन टेन फाई। उसके बाद कॉलम के बाद मोहर आए, मोहर ने बोला कि टाउ जो होती है एक फंक्शन होती है सिग्मा नॉर्मल का ही। तो उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात बताई जब मोहर एनवलप बनाया, ठीक है। तो ये बात थी कॉलम की, ये थी मोहर की। फिर जो आपके पास तेरजागी थे, तेरजागी आए, तेरजागी ने बोला कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन ये सिग्मा नॉर्मल नहीं होता, ये सिग्मा डैश इफेक्टिव होता है। तो ये आए तेरजागी, ठीक है। तो अच्छा, रैंकाइन ने क्या किया? रैंकाइन ने एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर की थ्योरी दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किस टाइप का टेस्ट है? होता क्या है ये समझो कि जैसे कि हमारे पास ट्राइएक्सियल टेस्ट था, उसके अंदर क्या करते थे, स्टेज 1 में हम सब तरफ से स्ट्रेस लगाते थे और स्टेज 2 में हम सिर्फ डेविएटर स्ट्रेस, मतलब ये इन सब स्ट्रेस के साथ साथ डेविएटर स्ट्रेस लगा के इसको शेयर फेलियर कराते थे। अनकन्फाइंड में क्या है कि पहली स्टेज नहीं है, कन्फाइन नहीं किया, मतलब सिग्मा 3 नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके अंदर हमने क्या किया, सीधा सीधा सॉइल स्पेसिमेन को ऐसा सीधा रख दिया और साइड में कन्फाइन नहीं किया और सीधा डेविएटर स्ट्रेस लगाई और इसको फेल करवाया। तो ऐसे सीधा खड़े होने के लिए इसके अंदर कोहेजन होनी चाहिए, तो ये क्ले के केस में ही होता है सिर्फ। दूसरी चीज़, क्ले जो होती है उसकी परमेबिलिटी कम होती है, तो पानी इसके अंदर तुरंत से नहीं निकलता है और ये क्विक टेस्ट होता है। तो जैसे ही लोड लगता है, मतलब लोड लगा के जल्दी से फेल कराने की कोशिश करते हैं इसे, तो इसके अंदर पानी बाहर निकल ही नहीं पाता है। तो क्विक टेस्ट होता है और लोड लगा के इसको फेल करते हैं हम जल्दी से, और के इसकी कम होती है, तो इसके लिए पानी जो होता है निकल ही नहीं पाता। तो ये होता है तुम्हारा अनड्रेन टेस्ट, ठीक है। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, मोर सर्कल इसके अंदर ये कैसे बना? ये देखो, ये है, ये शेयर स्ट्रेस का
एक्सिस है और ये है नॉर्मल स्ट्रेस की। नॉर्मल स्ट्रेस कितनी लग रही है ऊपर से, सिग्मा सिग्मा 1। अच्छा, और साइड से कितनी लग रही है, 0। तो इससे जो मोहर सर्कल बनेगा वो बनेगा ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कोहेजन लेस सोइल। कोहेजन लेस मतलब ये कुछ सैंड टाइप की बात कर रहे हैं। डिपेंड्स ऑन, तो ड्राई डेंसिटी पे डिपेंड करेगी कि जो गामा डी होती है, गामा डी, इससे हम पता लगाएंगे कितना ज़्यादा कन्फाइंड है वो, कितना ज़्यादा पास पास है उसके पार्टिकल। पास पास है तो इंटरलॉकिंग अच्छी होगी, इंटरलॉकिंग अच्छी होगी, फ्रिक्शन भी अच्छी होगी, तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ अच्छी होगी। नेक्स्ट इज़ रेट ऑफ लोडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो शेयर स्ट्रेंथ है वो रेट ऑफ लोडिंग पे डिपेंड करेगी कि नहीं। मान लो आपके पास सोइल का स्पेसिमेन है, चलो मान लो सैंड ही है, तो क्या हुआ कि अगर इसके अंदर पानी है तो जब ऊपर से लोड लगाएंगे तो ये जो लोड होगा वो सारा का सारा पानी लेगा, और पानी लेगा तो ये सारा का सारा पोर प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब इसके अंदर पोर प्रेशर होगा तो इसकी जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगी वो जो होगी हमारे पास, वो माइनस यू करना पड़ेगा उसके अंदर, हमें पोर प्रेशर को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लोड लगेगा तो पोर प्रेशर इसकी जो इफेक्टिव स्ट्रेस है उसको कम करेगा, तो अभी इसकी शेयर स्ट्रेंथ होगी कम। लेकिन जब पानी ये जब बाहर निकल जाएगा तो पोर प्रेशर हो जाएगा 0, उस केस में इसकी शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो शेयर स्ट्रेंथ रेट ऑफ लोडिंग पे भी डिपेंड कर रही है। हालांकि जो के होती है, परमेबिलिटी होती है सैंड की, कम होती है तो पानी जल्दी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर रेट ऑफ लोडिंग की बात करें तो एक क्विक कंडीशन की तुरंत हमने देखा, लोड लगाते ही तुरंत देखा तो उस टाइम पे इसकी शेयर स्ट्रेंथ कम थी। लेकिन जैसे जैसे पानी निकला, भले ही जल्दी ही निकल गया हो, तब उसकी शेयर स्ट्रेंथ बढ़ी है। तो इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज कंफाइनिंग प्रेशर। देखो, लोड अगर जो सिंपल ऐसे लगाते तो ये ढह जाता जल्दी, लेकिन अगर साइड में से भी हम लगाएंगे इसके अंदर लोड तो ये थोड़ा स्टेबल रहेगा, तो मतलब शेयर स्ट्रेंथ इसकी बढ़ेगी अगर जो कन्फाइनिंग प्रेशर भी होगा। तो इसका 10वें का आंसर होगा डी, सब पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज वेन शेयर टेस्ट। किस केस में हम शेयर स्ट्रेंथ, कौन से केस में हम शेयर स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो ये याद करने वाली चीज़ है क्लेई सॉइल के अंदर। इसके अंदर क्या करते हैं हम, वेन होते हैं 2 इस टाइप के, तो हम इसको ज़मीन के अंदर डालते हैं। ज़मीन के अंदर डालने के बाद सॉइल के अंदर डाल दिया, और उसके बाद फिर इसको घुमाने की कोशिश करते हैं टी से। तो जब ये टी से घुमाने की कोशिश करते हैं तो ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेंथ है क्ले की, ठीक है, उसको ओवरकम करेगा ये। और जिस टाइम पे टी इस ओवरकम कर लेगी इसकी शेयर स्ट्रेंथ को, ये घूम जाएगा। तो हम देखेंगे कितने टी पे ये घूमा, तो जितना ज़्यादा टी ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी किसकी, सॉइल की। तो हम इस तरह से इसको चेक करते हैं। तो इसका शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला याद रखना है हमें। जो शेयर स्ट्रेंथ है वो होगी T/πd² H/2D/6। इसके अंदर क्या है, मान लो हमारे पास ये था वेन, जो हमने सॉइल के अंदर इसको हमने डाला था इसको, और उसके बाद फिर इसको घुमाने की कोशिश की थी टी से। डी इसका डायमीटर है, एच हाइट तक हमने इसको नीचे डाला हुआ था। तो इसके अंदर 2 केस हो सकते हैं। पहला कि मान लो सॉइल इतनी थी और हमने बिल्कुल इसको नीचे डाल दिया, तो इस प्लेन पे भी शेयर स्ट्रेस होगी सॉइल की, जो इसको रोकेगी घूमने से, नीचे वाले प्लेन पे भी होगी और साइड वाले पे भी होगी। ठीक है, तो पूरा सॉइल के अंदर दबा हुआ होगा, तो जब ये घूमने की कोशिश करेगा तो हर तरफ की सॉइल इसको रोकेगी ऐसे उल्टी साइड। तो यहाँ का भी रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ का भी रेजिस्टेंस आएगा, तो उस केस में टी की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आएगी। ठीक है, और दूसरा हम सोचेंगे कि शेयर स्ट्रेंथ उस टाइम पे हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला है इसका, ये T/πd² H/2D+D/6, उस केस में ये आएगा। लेकिन अगर सॉइल होती इतनी, तो उस केस में क्या होता है, एच हम ये मानते हैं, तो उस केस में जो ऊपर वाला सरफेस है वो इसको रोक नहीं रहा है, क्योंकि इस टाइम पे सॉइल से टच क्या है, ये वाला साइड, ये लंबी वाली साइड और नीचे वाली ज़मीन वाली। तो सॉइल को घूमने से, मतलब इसको वेन को घूमने से कौन रोक रहा है, सिर्फ इसकी साइड वाली और ये नीचे। तो उस केस में जो शेयर स्ट्रेंथ आएगी वो आएगी कम। तो T/πd² H/2 + D/12। तो 6 किस में है, 12 किस में है, देखो जिसमें टाउ कम है, ठीक है, टाउ कम किस में आएगा, देखो D/12 ये हुआ कम। दूसरी तरह से समझते हैं इसको, देखो जिसके अंदर ज़्यादा लोड लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब टी क्या है, हम इसे घुमा रहे हैं अपने हाथों से, हमें ज़्यादा जान लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। किस केस में हमें ज़्यादा जान लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिस केस में ये ऊपर ऊपर होगा, जिस केस में अंदर धंसा होगा पूरा। ओबियसली जिस केस में नीचे धंसा हुआ होगा पूरा, उस केस में हमें ज़्यादा जान लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो टी किस केस में आएगा, टी ज़्यादा आएगा इस केस में। कैसे, यहाँ पे समझो, जो डी है D/6 है, और यहाँ पे D/12 है, मतलब ये वाली टर्म ज़्यादा है, ये वाली टर्म ज़्यादा है, तो ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब टी ज़्यादा है। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं कि इस केस में ये बिल्कुल नीचे तक होगा ज़मीन के, तब यहाँ पे D/6 आया।
इस केस में क्या है, D/12, 12 नीचे डिवाइड हो गया मतलब कम हो गई, मतलब टी कम, मतलब कम टी देने पे, मतलब कम टॉर्क देने पे ही घूम जाएगा, मतलब ये ऊपर ऊपर है, आधा सरफेस ऊपर है आधा नीचे है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। कुछ डायग्राम इसका कुछ ऐसे आएगा कि टॉर्क टॉर्क से हम घुमाएंगे इसको सॉइल के अंदर, और जिस टाइम पे घूम जाएगा तब हम पास शेयर स्ट्रेंथ निकल जाएगी। ये हमने बेसिक में पढ़ा था इस क्वेश्चन के बारे में कि कोई भी सॉइल तीन तरह से अपनी शेयर स्ट्रेंथ को गेन करती है। पहला इंटरलॉकिंग की वजह से, दूसरा फ्रिक्शन की वजह से, और तीसरा कोहेशन की वजह से। इंटरलॉकिंग और फ्रिक्शन की वजह से सैंड और ग्रेवल्स ये अपनी शेयर स्ट्रेंथ को गेन करते हैं, और जो क्ले होती है वो कोहेजन की वजह से अपनी शेयर स्ट्रेंथ को गेन करती है। अब जब वो अनड्रेन्ड कंडीशन में होती है, अनड्रेन्ड कंडीशन मतलब पानी है उसके अंदर, ड्रेन नहीं हुआ, तो उस केस में सी की वैल्यू ज़्यादा आती है। जब ये ड्रेन्ड हो जाती है तो सी की वैल्यू कम हो जाती है। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि शेयर स्ट्रेंथ जो होती है अनड्रेन्ड क्ले किस वजह से अपनी गेन करती है, तो उसका आंसर होगा कोहेजन की वजह से गेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मोर स्टेट थ्योरी के बारे में। मोर ने क्या बताया था कि जो सॉइल का फेलियर होता है, तो फेलियर शेयर फेलियर होता है वो एक यूनिक फंक्शन होता है सिग्मा का। अब जो फेलियर होता है वो शेयर के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे लोड लगा हमने, तो किसी शेयर मतलब किसी प्लेन पे शेयर की वजह से ही फेलियर होता है। जैसे σ3 है ये, σ1 है ये, लोड इसके ऊपर लगा σ3 σ1 लगाइए और σ3 दोनों साइड से लगाइए, तो हमारे पास ये आया प्लेन। तो यहाँ पे तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, ठीक है, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस सब ज़्यादा है। तो लेकिन जो फेलियर होता है इसका वो किसी एक प्लेन पे होता है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर शेयर स्ट्रेस पे। तो कुछ इस तरह से होता है मान लो। तो ये जो लाइन होती है ये टेंजेंट होती है इस पॉइंट के, यही मोर एनवलप होती है। तो अलग अलग σ1 और σ3 पे हम ऐसे निकालते हैं, तो ये यहाँ पे टच करती है इसको। तो अब स्टेटमेंट से समझ लेते हैं बाकी इसकी चीज़ कि मटेरियल फेल इसेंशियली बाय शेयर, तो शेयर फेलियर ही होता है सॉइल के अंदर। नेक्स्ट चीज़, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेस इन द प्लेन ऑफ स्लिप। प्लेन ऑफ स्लिप क्या है, ये है जहाँ पे फेल हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम सिग्मा देखते हैं। थोड़ा अल्टीमेट स्ट्रेंथ को समझते हैं। देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है ये समझते हैं ज़रा। जैसे ये है, ये सॉइल का स्पेसिमेन है मान लो, इसके ऊपर σ1 लगी और इधर से लगी σ3, तो किसी एक प्लेन पे ये फेल हो गया। तो जो प्लेन है इस प्लेन को दिखाया गया है इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट पे हमारे पास कुछ सिग्मा आया और इस पॉइंट पे हमारे पास कुछ शेयर आया। तो ये जो शेयर है वो है ये, और सिग्मा जो है वो है ये। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है इसकी वो टाउ से दिखाई, टाउ क्या है इस पॉइंट पे, और सिग्मा से दिखाई, सिग्मा क्या है इसी पॉइंट पे। तो प्लेन ऑफ स्लिप क्या है ये, मतलब ये, और इसके ऊपर स्ट्रेस क्या है टाउ और सिग्मा। इससे ही हमने अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसकी डिफाइन करी। नेक्स्ट, फेलियर क्राइटेरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। पहले ही हम एज्यूम कर लेते हैं कि σ3 है इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इंटरमीडिएट को तो मान के ही नहीं चल रहे हम, पहले ही मान लिया कि इंटरमीडिएट जितनी भी है वो σ3 है। तो जब उसको एज्यूम ही हमने किसी और के बराबर कर लिया तो इंटरमीडिएट पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल प्रेशर बढ़ाया और पोर प्रेशर उससे ये बढ़ गया, तो आप स्कैम्पटन पोर प्रेशर बता दो। तो पहले इसको समझते हैं क्या क्या होता है ये। पहले समझो होती क्या चीज़ें हैं। जैसे मान लो सॉइल है, पानी इसके अंदर, वाटर टेबल यहाँ पे है। अगर हमने यहाँ पे पीजियोमीटर लगाया तो पीजियोमीटर के अंदर जो पानी जाएगा वो कहाँ तक जाएगा, पानी बिल्कुल इसके सीधाई में यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसके ऊपर लोड लगाएंगे, तो लोड जब हम लगाते हैं तो जितना भी लोड होता है वो सब पानी ले लेता है, वो सॉइल नहीं लेता। तो जितना भी लोड लगाएंगे वो पानी लेगा, तो पानी यहाँ से उठेगा और पानी यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब जो ये होगा यही होगा हमारे पास पोर वाटर प्रेशर। अभी पोर वाटर प्रेशर क्या होगा कि अभी तो ये ऊपर हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद ये जो पानी होगा ये सॉइल से बाहर निकलने लगेगा। सॉइल से जब बाहर निकलेगा तो धीरे धीरे पोर वाटर प्रेशर कम होता चला जाएगा और वापस से वाटर टेबल के बराबर आ जाएगा। तो ये है सिंपल पोर वाटर प्रेशर की कहानी। अब स्कैम्पटन ने क्या कहा, वो थोड़ा ट्राइएक्सियल टेस्ट से समझते हैं। तो थोड़ा सा समझें तो ट्राइएक्सियल टेस्ट में हम क्या करते हैं, पहले σ3 लगाते हैं सब तरफ से कन्फाइनिंग प्रेशर, और फिर सेकेंड स्टेज में हम सिग्मा डेविएटर लगाते हैं जब तक वो फेल ना कर जाए। स्कैम्पटन पोर वाटर प्रेशर क्या है, उसने ये बोला कि σ3 है, तो σ3 के टाइम पे जब लगा हुआ था तो पोर प्रेशर था U1, लेकिन σ3 से जब हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो σ3 डैश हमने पहुंचा दिया तो ये हो गया U2। तो उसने ये बोला
कि जो बी है, बी एक पैरामीटर है, पैरामीटर जो है कि वो है कि डेल्टा यू जो चेंज हुआ पोर प्रेशर में अपॉन डेल्टा सिग्मा थ्री, सिग्मा थ्री में जितना चेंज आया और पोर वाटर में प्रेशर में जो चेंज आया उसका रेशो जो है वो बी से देखेंगे हम। बाकी इसको अगर जो समझें तो देखो टोटल यू जो होगा, जो यू होगा या फिर डेल्टा यू जो चेंज इन पोर वाटर प्रेशर होगा वो किस वजह से होगा। एक तो ये जो डेल्टा सिग्मा थ्री बढ़ा था तो डेल्टा सिग्मा थ्री बढ़ने की वजह से होगा एक तो, और दूसरा होगा जो डेल्टा सिग्मा डी बढ़ा मतलब डेविएटर स्ट्रेस बढ़ा। डेविएटर स्ट्रेस को हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा सिग्मा वन माइनस डेल्टा सिग्मा थ्री, तो इसको हम डेल्टा सिग्मा डी भी बोल सकते हैं। तो डेल्टा सिग्मा थ्री, तो डेल्टा सिग्मा थ्री की वजह से कुछ बढ़ा होगा यू, और डेल्टा सिग्मा डी की वजह से कुछ बढ़ा होगा। जैसे हमने बताया था कि सॉइल के ऊपर जब लोड लगा था तो यहाँ पे पानी ऊपर उठ गया था, तो इस लोड की वजह से पानी उठा था ना, तो पहले सिग्मा थ्री की वजह से कुछ उठा होगा पानी पोर वाटर प्रेशर, और फिर बाद में सिग्मा डेविएटर लगा तो उसकी वजह से उठा होगा। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो डेल्टा यू होगा वो डेल्टा यू वन प्लस डेल्टा यू टू होगा, और डेल्टा यू वन जो होगा वो होगा बी डेल्टा सिग्मा थ्री, मतलब थ्री की वजह से जो साइड में कन्फाइनिंग प्रेशर है उसकी वजह से, प्लस ए बार डेल्टा सिग्मा वन माइनस डेल्टा सिग्मा थ्री, जो डेविएटर बाद में डेविएटर लगा ना उसकी वजह से भी तो पोर वाटर प्रेशर बढ़ा होगा। तो ये अच्छा ए बार जो होता है, ए बार को हम लिखते हैं ए इंटू बी, तो स्कैम्पटन पोर प्रेशर ये होगा और बी होगा। तो यहाँ से हम कंपेयर करें तो समझ पा रहे हैं हम कि बी जो है वो है डेल्टा यू वन अपॉन डेल्टा सिग्मा थ्री, मतलब चेंज इन डेल्टा सिग्मा थ्री, हमने कन्फाइनिंग प्रेशर में जितना चेंज किया उसकी वजह से पोर वाटर प्रेशर में कितना चेंज आया, ये आया बी। और दूसरा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ए बार है वो है कि डेल्टा यू टू, चेंज इन वाटर पोर प्रेशर आया कितना जब हमने डेविएटर स्ट्रेस को चेंज किया, डेल्टा सिग्मा वन माइनस डेल्टा सिग्मा थ्री, तो ये आया ए बार। अब समझते हैं इसकी बी की वैल्यू को, ये कहाँ तक जा सकती है। मान लो इसके अंदर सॉइल के अंदर पानी पूरा था, लोड जब लगा तो उस केस में क्या होगा कि जितना लोड लगेगा उतना ही यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाएगा, डेल्टा यू उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मतलब जितना डेल्टा सिग्मा थ्री हो गया वो सब का सब पानी ले लेगा और डेल्टा यू वन के बराबर हो जाएगा, तो मतलब बी की वैल्यू हो जाएगी वन। लेकिन मान लो यहाँ पे इसमें पानी था ही नहीं, ज़ीरो पानी था, तो जब ज़ीरो पानी था तो जब पानी है ही नहीं यहाँ पे तो पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, तो उसकी मतलब तो जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। अगर यहाँ पे पानी है ही नहीं तो पोर वाटर प्रेशर हो जाएगा ज़ीरो, भले ही डेल्टा सिग्मा थ्री कितना भी हो। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ज़ीरो। तो मतलब सेचुरेशन इजगल टू वन होगा, पानी पूरा होगा उसके अंदर तो बी इजगल टू वन होगा, और पानी सेचुरेशन अगर जो जीरो होगा तो बी इजगल टू जीरो होगा। तो मतलब बी की वैल्यू जीरो से वन के बीच में वेरी करेगी डिपेंडिंग ऑन एस इजगल टू जीरो और एस इजगल टू वन। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है कि जो ए बार की वैल्यू है, ए बार की वैल्यू मतलब जब डेविएटर स्ट्रेस हम बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। वो कैसे, इसको समझते हैं। मान लो आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर क्या एक सॉइल है, सॉइल का वॉल्यूम है इतना। अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर सॉइल भी था और इसके अंदर पानी भी था, मान लिया ऐसा था। अब जब आपने इसको दबाना स्टार्ट किया, ठीक है, चारों तरफ से दबाना स्टार्ट किया, तो अब ये कंटेनर पिचक के हो गया इतना, ठीक है, कंटेनर पिचक के हो गया इतना। अब सॉइल जो है वो पूरी की पूरी सॉइल इतनी सी जगह पे है, पानी भी इतनी जगह पे है, तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि इसके अंदर जो पोर वाटर प्रेशर होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएंगे तो पोर वाटर प्रेशर मतलब बढ़ चुका है, मतलब डेल्टा यू जो हो चुका है पॉजिटिव हो चुका है। मतलब ये है कि अगर लूज सॉइल थी तो लूज सॉइल ही तो दबेगी, तो लूज सॉइल हुई तो वो दबेगी ज़्यादा, और दबेगी ज़्यादा तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर उसका बढ़ेगा। चलो इसका अपोजिट करते हैं कि अगर मान लो हमारे पास डेंस सॉइल थी, डेंस सॉइल थी इतनी, ठीक है, डेंस सॉइल थी इतनी। अब जरा समझते हैं डेंस सॉइल को थोड़ा सा। डेंस सॉइल जो हमारे पास होती है वो कुछ इस तरह से होती है, बिल्कुल पैकिंग बहुत अच्छी हो रखी है उसकी, मतलब उसका वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है। जब हम इसमें लोड लगा रहे हैं, शेयर लगा रहे हैं, तो वॉल्यूम उसका क्या हो जा रहा है कि जैसे ये जो है ये पार्टिकल ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये पार्टिकल इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब इसके अंदर जो वॉइड्स हो जाएंगे वो बढ़ जाएंगे, वॉइड्स बढ़ जाएंगे। मतलब पहले इसके अंदर पानी था, लोड लगाया, लोड लगाने के बाद क्या हुआ कि जो सॉइल थी ये थोड़ी एक्सपेंड हो गई, और जब ये एक्सपेंड हो गई तो जो पानी हो गया, पानी को ज़्यादा जगह मिल गई, तो ज़्यादा जगह मिल गई तो मतलब तो मतलब इस सॉइल के पार्टिकल पे प्रेशर कम लगा रहा है, वॉल्स पे कम प्रेशर लगा रहा है, मतलब पोर वाटर प्रेशर यहाँ पे जो होगा डेल्टा यू हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब पोर वाटर प्रेशर जितना था पहले उससे कम हो गया, क्यों, क्योंकि सॉइल ही एक्सपेंड हो गई, एक्सपेंड हो गई तो पानी अब लूज लूज घूम रहा है, पोर प्रेशर लगा ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ए बार की वैल्यू डिपेंड करती है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है।
अगर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब कब होगी, जब डेंस एंड होगा, डेंस एंड होगा क्योंकि वो फिर वॉल्यूम उसका बढ़ेगा तो पोर वाटर प्रेशर जो होगा नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए डेंस एंड के अंदर नेगेटिव हो जाता है, तो मतलब शेयर स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाती है। सिमिलरली अगर वो लूज सॉइल हुई तो लूज सॉइल हो जाएगी, फिर बाद में हो जाएगी टाइट, या फिर डेंस हो जाएगी तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा कम, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो मतलब डेल्टा यू हो जाएगा पॉजिटिव, तो मतलब ए बार की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव हो जाएगी लूज के केस में, और डेंस के केस में हो जाएगी नेगेटिव। तो अभी तो हमने पूरी थ्योरी समझ ली, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए हमें चाहिए था क्या, बी इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा सिग्मा 3। तो डेल्टा यू देख लेते हैं, डेल्टा यू पोर वाटर प्रेशर, सेल प्रेशर में चेंज है 0.1 से 0.26, तो 0.26 माइनस 0.1। पोर वाटर प्रेशर में जो चेंज है वो है 0.07 से 0.15, तो 0.15 माइनस 0.07, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.5 आंसर, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइगल टेस्ट से हम क्या निकालते हैं, तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स निकालते हैं, सी और फाई निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। अभी बताया था हमने सैंड वगैरह को है हमने ऊपर से नीचे गिराया, तो इस तरह से कुछ टीला सा बन गया, तो ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब ये जो सरफेस है, सरफेस से यहाँ से एंगल जो कितना होता है वही होता है हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज। तो मतलब विच द आउटर फेस ऑफ द सॉइल, आउटर फेस ऑफ द सॉइल मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट इन द केस ऑफ बिशप सिंप्लीफाइड। इसको याद कर लेना डायरेक्ट, जो भी क्वेश्चन है ये कुछ समझाने वाला नहीं है, इसका आंसर ए याद रख लेंगे। इट डिसरिगार्ड्स द इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड्स ऑफ द इंडिविजुअल स्लाइसेस, इसको रट लेना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सॉइल मास इज नोन एज। तो देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट नहीं लगता, बस थोड़ा सा एक ट्रायल एंड एरर करके देख लेते हैं, सही हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सॉइल मास, मतलब सॉइल फेल हो रहा है, तो एम्बैंकमेंट मान लो, तो अब सॉइल फेल तीन तरह से हो सकता है, या तो ये हो जाएगा फेस फेलियर, या बेस फेलियर, टो फेलियर, या फिर बेस फेलियर। तो यहाँ पे बोला है स्लोप फेलियर, ठीक है, ये तीनों ही केस स्लोप फेलियर के हैं। बेस फेलियर क्या होगा, ये सरफेस फेलियर कुछ होता नहीं, कोलैप्स भी नहीं होगा, कोलैप्स वहीं के वहीं होगा, मूवमेंट नहीं होती कोलैप्स में, तो ये नहीं होगा। सरफेस फेलियर कुछ होता नहीं है, तो या तो स्लोप फेलियर होगा या बेस फेलियर होगा। लेकिन मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट तो तीनों केस में ही हो रही है, तो मतलब जनरल होगा इसका आंसर बी, स्लोप फेलियर। सो इस वीडियो में आपके शेयर स्ट्रेंथ के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो से पहले बेसिक वीडियो नहीं देखी होगी तो वो देख लेना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।